दोस्तों नमस्कार। दुनिया में किसी देश में आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि उस देश की राजनीतिक सत्ता ने अपने नागरिकों पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया। राजद्रोह का कानून अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, दुनिया के कई देशों में है, लेकिन अपने ही नागरिकों पर राजद्रोह का मुकदमा राजनीतिक सत्ता ठोक दे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन भारत में यह परिस्थिति आम हो चली है। जितनी बड़ी तादाद में नागरिकों पर राजद्रोह के मुकदमे भारत में ठोके गए, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि यह कानून तो अंग्रेजों ने यह सोचकर बनाया था कि उनकी सत्ता के खिलाफ भारत के क्रांतिकारी, भारत के आजादी को चाहने वाले संघर्षशील कार्यकर्ता अगर कोई आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाएगा। यह 1898 का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन 1947 में आजादी के बाद 75 बरस आजादी के हो चले हैं, लेकिन भारत में राजद्रोह का कानून मौजूद है। और अपने ही नागरिकों पर राजद्रोह जिस तरीके से ठोका जाता है, उसका मतलब बहुत साफ होता है, ना जमानत मिलेगी, ना कोई अपील होगी। और सवाल धीरे धीरे यही बड़ा होते चला जा रहा है, क्या राजनीतिक सत्ता अपनी राजनीति को साधने के लिए या विरोधियों को डराने के लिए या विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक ऐसा रास्ता चुनती है जिसमें सामने से कोई सवाल ना हो सके, यानी अदालत भी नहीं जाए, जमानत भी नहीं मिले और राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाए। अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है। अरसे बाद इसलिए क्योंकि इससे पहले 1962 में भी यह मामला पहुंचा था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ यानी 124A यानी राजद्रोह का जिक्र करते हुए इस कानून को बरकरार रखा था, क्योंकि 50 के दशक में फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कुछ सवाल पंजाब और बिहार इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि दरअसल सेडिशन लॉ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद यह मामला धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर निर्णय दिया यह होना चाहिए। लेकिन मौजूदा वक्त में जब यह माना जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि दरअसल राजद्रोह राजनीतिक सत्ता अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, और न सिर्फ केंद्र सरकार इस कटघरे में है बल्कि तमाम राज्यों की सरकारें, और वह सरकारें जो बीजेपी की नहीं है बल्कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक सत्ता है, वहां पर भी जब राजद्रोह के मुकदमे ठोके जा रहे हैं, तो क्या वाकई राजनीतिक सत्ता का सबसे बड़ा हथियार कटघरे में खड़ा हो गया, या राजनीतिक सत्ताओं को अब चिंता सताने लगी? तब तो हर कोई एक दूसरे को जेल में डालने की परिस्थिति राजद्रोह के तहत कर ही देगा, तो वो करेंगे क्या? शायद इसीलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल ने बहुत साफ तौर पर कहा, और देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा, प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि इसको फिर से रिव्यू करें, सुप्रीम कोर्ट अपना वक्त जाया ना करे, सरकार रिव्यू करेगी, और उसके बाद सरकार इस मत में भी हो सकती है कि इस कानून को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों को लेकर, मानवाधिकारों की परिस्थिति को लेकर सरकार चिंता करती है। यानी जो सवाल अभी तक गायब थे वो सवाल एक झटके में इस दौर में उभर कर आ गए, क्योंकि जो फिरिस्त सामने आ रही है उसमें हर विरोधी राजनीतिक सत्ता विरोधी राजनीति करने वालों के खिलाफ या उनको परेशानी में डालने वाले लोगों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल कर रही है। और इस फिरिस्त को अगर समझना शुरू करें तो असम में सबसे ज्यादा इस दौर में 66 मामले दर्ज किए गए, झारखंड में 40 मामले, कर्नाटक में 38 मामले, हरियाणा में 37 मामले, जम्मू कश्मीर में 27 मामले, बिहार में 25 मामले, केरल में 25, उत्तर प्रदेश में 24, मणिपुर में 21, राजस्थान में 11, हिमाचल प्रदेश में 10, नागालैंड में 10, पश्चिम बंगाल में 10, और उसके बाद दिल्ली में 9, उसके बाद उड़ीसा में 8, तमिलनाडु में 8, तेलंगाना में 6, छत्तीसगढ़ में 5, मध्य प्रदेश में 5। यानी फेरिस्त इसलिए समझिए हर जगह बीजेपी की सत्ता नहीं है, हर जगह दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता भी रही है, और राज्यों को भी यह अधिकार है कि वह राजद्रोह लगा सकते हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र में यह खुलकर नजर आया जब देश की एक सांसद के खिलाफ जो हनुमान चालीसा का जिक्र कर रही थी, उनके खिलाफ सेडिशन एक्ट लगा दिया गया।
बड़ी मुश्किल परिस्थिति है। कल तक जो मंत्र और तंत्र जो हथियार के तौर पर था, अब उसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। दो तीन बातें बहुत साफ उभर कर आ रही है। क्या जब रिव्यू चीजें की जाएंगी और उन्हें बदलने की प्रक्रिया में आएंगे, या खुले तौर पर आप उसको पूरे तरीके से समाप्त कर देंगे? क्योंकि इस देश में मैजिस्ट्रेट वो पहला शख्स होता है जिसके पास मामला पहुंचता है, और वह नागरिक के अधिकारों की चिंता करता है या उस जगह की सत्ता की चिंता करता है। यह पहला सबसे बड़ा सवाल है। क्या मैजिस्ट्रेट को यह ट्रेनिंग होनी चाहिए, या उस पर यह दबाव बनना चाहिए, या कानून जो कहता है कि नागरिकों का अधिकार की रक्षा करना सर्वप्रथम अदालतों का काम है, उसमें मैजिस्ट्रेट से लेकर देश के चीफ जस्टिस का भी जिक्र कर लीजिए। सभी को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन से उसे मिले हुए हैं। उस अधिकारों की रक्षा ना करके अगर आप पॉलिटिकल सत्ता की रक्षा करने की दिशा में या बचाव की दृष्टि से निकल जाते हैं, तो फिर आपके जहन में एक और कानून आएगा, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके मातहत भी एक लंबी फहरिस्त है। कितनी बड़ी तादाद में यूएपीए इस दौर में लगा है, तो क्या यह भी पॉलिटिकल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? और यह भी चूंकि राज्यों के क्षेत्र में भी आता है और केंद्र के क्षेत्र में भी आता है, यानी स्वतंत्र तौर पर कोई भी लगा सकता है, क्योंकि इसकी फहरिस्त तो और ज्यादा है। मणिपुर में 2500 से ज्यादा यूएपीए के केस हैं। जम्मू कश्मीर में 1208 यूएपीए के केस 2014 के बाद से 2020 तक का ही हम जिक्र कर रहे हैं, 2021 तक का आप जिक्र कर रहे हैं। असम में 1071, झारखंड में 528, उत्तर प्रदेश में 475, तमिलनाडु में 281, बिहार में 274, केरल में 193, पंजाब में 42। यहां पर एक सवाल और उठता है, जो राज्यों के खिलाफ ऑफेंस के मामले होते हैं उनकी कितनी बड़ी तादाद है, और क्या राज्यों के खिलाफ जो ऑफेंस के मामले बनाए जाते हैं उसमें कन्विक्शन रेट क्या है, इनमें कन्विक्शन रेट क्या है? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल है, क्या केंद्र सरकार यह तो नहीं सोच रही है, चूंकि राजद्रोह इस देश के स्टेट के खिलाफ किसी व्यक्ति को देखा गया इसलिए लगाया जा रहा है, तो यह अधिकार सीधे सीधे सेंटर के पास ही रहना चाहिए, राज्यों के पास होना नहीं चाहिए। क्या यह सुधार करती हुई परिस्थितियां उस दिशा में तो नहीं बढ़ जाएगी? यह सवाल शायद सबसे महत्वपूर्ण बाकी उन राज्यों के लिए है जो राज्य जान रहे हैं कि उनके लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार या बीजेपी की राजनीतिक सत्ता अगर राजद्रोह का मुकदमा ठोकती है तो वह भी ठोक सकते हैं। यह महाराष्ट्र में बीते दिनों खुलकर नजर आ गया। दूसरी स्थिति पुलिसिंग की होती है। स्टेट पुलिस में अगर तब्दील हो जाए तो पुलिस का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, यह लगातार पंजाब से दिल्ली आती हुई पुलिस हो या राजस्थान से नोएडा पहुंचती हुई पुलिस हो, पत्रकार के खिलाफ का मामला हो, बीजेपी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता का मामला हो, या देश के अलग अलग हिस्सों में चाहे वो असम की पुलिस गुजरात पहुंच जाती हो या किसी भी स्टेट की पुलिस जिस तरीके से दूसरे राज्यों में घुसकर गिरफ्तारी करती है, तो उसमें कई सवाल एक के बाद एक निकल रहे हैं। क्या मौजूदा वक्त में स्टेट पुलिसिंग ही सबसे महत्वपूर्ण हथियार है? लेकिन आइए, जिक्र तो हमें लगता है राजद्रोह सेडिशन एक्ट को लेकर जिस बात का जिक्र हो रहा है उसी से शुरुआत हो, उसी से बात हो, क्योंकि गुलाम भारत में कानून बनाया गया था भारत आजाद ना हो इसलिए, और भारत जब आजाद हो गया तो आजाद होने के बाद क्या राजनीतिक सत्ताओं ने यह सोचा कि सत्ता ना जाए इसलिए राजद्रोह रहेगा? यह दूसरा बड़ा सवाल इसी दौर में निकल गया, यानी लोगों को डराने के लिए। शायद इसीलिए 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, वह जिन बातों को लेकर फैसला कर रहा था उसने बहुत खुले तौर पर माना था कि अगर स्टेट डिसऑर्डर में आ जाता है किसी फ्री स्पीच को लेकर तो फिर यह नहीं चलेगा। और शायद इस फ्री स्पीच के दायरे में मौजूदा वक्त में जो भी चीजें निकल कर आई, क्योंकि 1950 में पंजाब और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामले पहुंचे थे जहां पर फ्री स्पीच को लेकर बहस हुई और राजद्रोह का अदालत ने विरोध किया, और फिर केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, 5 जजों की बेंच बैठी, और उन्होंने कहा कि पब्लिक डिसऑर्डर में अगर फ्री स्पीच से आने की परिस्थिति है तो सेडिशन एक्ट रहना चाहिए। लेकिन वहां पर एक सवाल और भी आया था कि मजिस्ट्रेट के लेवल से ही चीजें सक्रिय होनी चाहिए कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाले जजमेंट की दिशा में बढ़े। लेकिन बहरहाल इस दौर में हुआ क्या है, पत्रकार ने सोशल मीडिया में किसी कार्टून को पोस्ट कर दिया, उस पर राजद्रोह लग गया।
किसी ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का एजेंट बता दिया, उस पर राजद्रोह लग गया। किसी ने सरकार या अधिकारियों के कामकाज पर कोई सवाल उठा दिया, उस पर राजद्रोह लग गया। किसी ने कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री इस देश में जो टेररिज्म है उसको वोट बैंक के जरिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर राजद्रोह लग गया। जो वेंटिलेटर और सैनिटाइजर को ले इस्तेमाल और उसको लेकर जो कुछ सवाल थे, उसको लेकर भी इस दौर में राजद्रोह लग गया। जो एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि थी, उन पे टोल किट केस में भी उन पे राजद्रोह लग गया। यानी एक लंबी फहरिस्त है कि जो देश के अलग अलग कानून अपने तौर पर काम करते हैं, वो कानून इस दौर में कहां गायब हो जाते हैं। क्योंकि जब हमने फहरिस्त निकालनी शुरू की तो उसमें कुछ चीजें बहुत साफ तौर पर निकल कर आई कि जो दूसरे मामले हैं, जो स्टेट के खिलाफ ऑफेंस के दूसरे मामले, यानी सेडिशन एक्ट और यूएपीए को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, उन मामलों की तादाद कितनी है। और आपको जानकर हैरत होगी कि 2014 के बाद से 2021 तक लगभग ये 4,500 से लेकर 9,000 तक के बीच में हर बरस अदर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के मामले हैं, जिसके दायरे में सेडिशन और यूएपीए नहीं आता है। और उसमें जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए या पुलिस जो कार्रवाई करेगी, उसके बाद कोई बोलने की यूं ही हिम्मत नहीं करेगा अगर कन्विक्शन रेट, उसमें चार्जशीट और एक पूरा प्रोटोकॉल अगर जांच का पूरा किया जाए तो यह स्थिति आएगी नहीं। क्योंकि 2014 को अगर ध्यान में रखिए, उस समय से 4,373 मामले अदर देन ऑफेंस थे जो स्टेट के खिलाफ थे, जिसमें यूएपीए और सेडिशन नहीं आता है। यूएपीए और सेडिशन 1,023 मामले 2014 में, उसके बाद से बरस दर बरस वो ध्यान दीजिए तो वह लगभग उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। कभी 900, कभी 950, कभी 1,300 होते हैं। 2019 में ये 1,319 मामले हो गए यूपीए और सेडिशन के। सवाल सबसे बड़ा यही निकल कर आया कि जो क्राइम हो रहा है, उस क्राइम के खिलाफ कानून जब मौजूद है, उस कानून के हिसाब से पुलिस अगर जांच करे और उस पर सजा भी हो जाए और ये फास्ट ट्रैक में हो जो स्टेट के खिलाफ ऑफेंस के मामले होते हैं, तो क्या राजद्रोह की परिस्थिति पर भी पहुंचने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर जांच की पूरी प्रक्रिया पुलिस स्टेट के अनुकूल करने की दिशा में बढ़ जाए, पुलिस की चार्जशीट उसके अनुकूल हो, कन्विक्शन रेट उसके अनुकूल हो, तो हम आपको बताएं कन्विक्शन रेट जो है वह सेडिशन केस का तो बहुत ही कम है। लेकिन बहुत कम से मतलब है कि 2 लोग मान लीजिए आप जेल में नजर आएंगे आपको, जो राजद्रोह के खिलाफ जिन पर चार्जशीट दाखिल हो गई और कन्विक्टेड मान लिया गया। लेकिन यूएपीए में भी अगर आते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी आते हैं, तो 2019 में 1,226 मामलों में 33 लोग ही कन्विक्ट हुए, बाकी छूट गए। 2020 में जो 796 मामले थे उसमें से सिर्फ 27 कन्विक्ट हुए, बाकी छूट गए। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या वाकई हम पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं या स्टेट पुलिस का इस्तेमाल अपनी राजनीति को साधने के लिए कर रहा है, या पुलिस जो जिस कानून के तहत उसको चलना चाहिए उसने उस कानून को त्याग दिया है। तो स्थिति सुप्रीम कोर्ट तक उस चर्चा को लेकर पहुंच गई। यहां पर फिर आपके जहन में कुछ सवाल होने चाहिए, क्योंकि जिस देश के भीतर में कानून को न्याय का आखिरी मंदिर माना जाता हो और लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर पार्लियामेंट को देखा जाता हो, क्या आपके जहन में इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मुद्दे को लेकर कोई ऐसी बहस दिमाग में आती है जो आप कहें कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और न्यायपूर्ण परिस्थितियों के साथ जो जजमेंट दिया गया वो पढ़ने लायक है? आपके जहन में नहीं आएगा। क्या आपके जहन में पार्लियामेंट के भीतर जो अलग अलग मुद्दों पर, इवन सेडिशन को लेकर जो बहस हुई है कि कितने लोगों के ऊपर सेडिशन लगाया, वो सही है गलत है, होम मिनिस्ट्री जवाब दे, तो होम मिनिस्ट्री ने डाटा रख दिया। और जब चर्चा का वक्त आया तो चर्चा में आपके जहन में कोई चर्चा ऐसी नहीं आएगी जहां नागरिकों के अधिकार को लेकर, संविधान को लेकर, जजमेंट जो अदालतों से हो रहे हैं उसको लेकर संसद के भीतर ना सिर्फ पीठ ठोकी गई हो, बेंचेस को ठोके गए हो और बताया गया हो उस डिस्कशन में कि भारत की डेमोक्रेसी किस तरीके से नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। आपने सुना है? नहीं सुना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। 1995 में
जब हिंदू को लेकर बहस हो रही थी, हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है, हिंदू रिलीजन है, हिंदू का पॉलिटिकल इस्तेमाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस समय के जजमेंट को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि इस लेवल पे डिस्कशन, और इस दौर में अगर उस डिस्कशन को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जब हिंदुइज्म को लेकर चर्चा शुरू होती है तो उसमें जजमेंट और डिस्कशन को जब आप सुनेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी ये कैसी परिस्थिति है। यानी हम डाइल्यूट होते चले गए। सवाल ये था कि क्या वाकई केंद्र सरकार ने इसके इस्तेमाल की परिस्थितियों को इस देश में पैदा किया और तमाम राज्यों ने इसे अपने हिस्से में अपना लिया, और पहली बार टकराव की परिस्थिति उन कानूनों को लेकर शुरू हो गई जो राजद्रोह जैसी परिस्थितियों से जुड़ी हुई थी। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? यहां पर कुछ फैक्ट की बात करने की जरूरत है, क्योंकि 2014 में 976 मामले सेडिशन केस के थे, 47 मामले सेडिशन केस के थे, 2015 में 30 मामले आते हैं, 2016 में 35 मामले आते हैं, 2017 में 51 मामले आते हैं, 2018 में 70 मामले आते हैं, 2019 में 93 मामले हो जाते हैं। कोविड काल में भी सेडिशन एक्ट लगता है और 73 लोगों पर लगता है। इनको लेकर जो चार्जशीट दाखिल की गई, इनको लेकर जो निर्णय अदालत ने सुनाए, उसका कन्विक्शन रेट अगर 3% भी नहीं आता है, अगर दोनों चार्जशीट और चीज़ों को मिला दिया जाए, वह भी अगर 3% नहीं है, तो ये बहुत साफ है कि राजनीति ने इसको अपना हथियार बनाया। और दुनिया के तमाम देशों में जब राजद्रोह का कानून है, और भारत के भीतर यह पहली बार सवाल उठा है कि राजद्रोह का कानून केंद्र सरकार या देश के प्रधानमंत्री मोदी, जैसा इस देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसको समझे। सुप्रीम कोर्ट का अपने तौर पर अटॉर्नी जनरल से कहना है कि महाराज आप कब तक सोचेंगे, बताइए, और कल तक का हम आपको वक्त दे रहे हैं, क्या करने वाले हैं बताइए, हम खामोश नहीं रह सकते हैं। तो जवाब ये आया कि इस पे आप वक्त ज़ायर ना करें और हम कोई टाइम फ्रेम तय नहीं करेंगे। अगला सवाल ये था कि जो इतने लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं या उनको जो बंद किया गया, उनका क्या होगा? एक दिन में वह छूट जाएंगे या उन पर एक सामान्य कानून के तहत काम करेगा जिसमें वह स्टेट ऑफेंस के खिलाफ है? मामला यह है तो दोबारा लौटिए उसी स्टेट ऑफेंस से लेकर 2014 से 2020 तक। ये जब हमने जोड़ना शुरू किया तो यह तकरीबन 40,000 के लगभग मामले इस दौर में ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के हुए हैं। अगर इन मामलों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो इन 40,000 मामले अभी भी अटके पड़े हैं अदालतों में। अब आप क्या करेंगे? यानी राज्य के खिलाफ जो अपराध है, उन अपराधों पर राज्य द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे पास पुलिस की कमी है, जांच टीम की कमी है, अदालतों की कमी है, जजेस की कमी है, बजट नहीं है, क्या है हमारे पास? और अगर ये सारी परिस्थितियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट किसी ठोस कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता है तो फिर ये सवाल उठेगा, क्या राजद्रोह किसी भी पॉलिटिकल पावर और सत्ता के लिए एक हथियार तो नहीं है? और अगर उसमें कुछ सुधार के साथ सारे पावर सेंटर को दे दिए जाते हैं और राज्यों को इससे वंचित किया जाता है कि आप राजद्रोह नहीं ठोकेंगे अपने राज्यों में, या फिर अगर लगाएंगे तो उस पर स्वीकृति आपको सेंटर की चाहिए होगी, क्या यह परिस्थिति भी आ सकती है? इससे कोई इनकार नहीं है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज जिन जवाबों का जिक्र किया अदालत के भीतर में, मैसेज बहुत साफ था। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा चिंता स्टेट को है। सुप्रीम कोर्ट जिन बातों को उठा रहा है वो उन बातों को उठाए, लेकिन हमें ज़्यादा चिंता, और जनता ने हमें चुना है तो हम इस दिशा में नागरिक के अधिकारों को लेकर ज़्यादा चिंतित और संवेदनशील हैं। लेकिन भारत की राजनीति पॉलिटिकल पार्टीज में जिस तरीके से बट गई है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जिस तरीके से इस दौर में घायल नजर आता है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इतना आगे बढ़ गया है कि ईडी पर हमले होते हैं और सीबीआई की टीम आने से 6 राज्यों ने रोक लगा दी है। हम एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़े हो गए हैं जहां पर केंद्र और राज्य के बीच के तनाव जो हैं कानून के मद्देनजर जांच प्रक्रिया को लेकर, उसमें भी अवरोध राजनीति के जरिए ही पैदा की जा रही है। तो क्या वाकई सेडिशन लॉ को लेकर किसी ठोस नतीजे तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पाएगा, या फिर वो
सेंटर का इंतजार करेगा, जिस बात का जिक्र देश के कानून मंत्री ने कर दिया कि प्रधानमंत्री ऐसा सोच रहे हैं कि इसको खत्म भी किया जा सकता है, तो क्या वाकई दुनिया के दूसरे देशों की कतारों में भारत एक कदम आगे निकलेगा इसे खत्म करके, या फिर सारे अधिकार अपने पास रखकर इस देश के भीतर के उस फेडरल स्ट्रक्चर को धराशायी होते हुए हम देखेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट वाकई सेंटर से यह सवाल पूछ पाएगा कि जो निचले स्तर पर अपराध स्टेट के खिलाफ होते हैं उन पर आप तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, पुलिस जांच तेजी से क्यों नहीं होती है। ये सारे सवालों का इंतजार हमें लगता है अगले 24 घंटे बाद शायद मिल जाए। केंद्र अगर अपने तौर पर कोई प्रतिक्रिया खुलकर सुप्रीम कोर्ट को दे दे या निर्णय अपने देने की परिस्थिति में आ जाए, या फिर ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है, कहा जाए कि इसके लिए, इस पूरी परिस्थिति के लिए एक संसद का विशेष सत्र क्यों ना बुला लिया जाए, या संसद के अगले अधिवेशन में हम इसकी चर्चा कर लेंगे और उसमें इस चर्चा के बाद जो निकलेगा वह सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देंगे, या फिर एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं जिसमें चर्चा करते हैं। शायद ये सब कुछ होगा या नहीं होगा, कल तक हम और आप दोनों इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।